हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 10 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात समतापीय उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात परिवर्तन। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि उत्क्रमणीय प्रक्रम या उत्क्रमणीय रूपांतरण क्या होते हैं एवं अनुत्क्रमणीय रूपांतरण क्या होते हैं। उत्क्रमणीय रूपांतरण वे रूपांतरण होते हैं जिनको कि दोनों दिशाओं में संपन्न करवाया जा सकता है, और अनुत्क्रमणीय रूपांतरण वे रूपांतरण होते हैं जिनको कि केवल एक ही दिशा में संपन्न करवा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम माना एक तंत्र लेते हैं और इस तंत्र को का हम अवस्था में परिवर्तन करवाते हैं, अर्थात इसका अवस्था परिवर्तन कराते हैं। और तंत्र का अवस्था परिवर्तन जो है हम विभिन्न माध्यमिक अवस्थाओं के द्वारा करवाते हैं, अर्थात इस अवस्था परिवर्तन के दौरान तंत्र विभिन्न माध्यमिक अवस्थाओं से गुजरता है और विभिन्न माध्यमिक अवस्थाओं से गुजरकर अंतिम स्थिति में आ जाता है, अर्थात अंतिम अवस्था में आ जाता है। उस अंतिम अवस्था से फिर से हम उस तंत्र को पुनः उन्हीं माध्यमिक अवस्थाओं से गुजार कर ओरिजिनल स्टेट अर्थात मूल अवस्था अर्थात इनिशियल स्टेट में ले आते हैं। ठीक है, तो इस दौरान यदि तंत्र अपने परिपार्श्विक के साथ भी मूल अवस्था में आ जाता है, अर्थात यदि इस प्रक्रम में तंत्र के साथ साथ परिपार्श्विक भी मूल अवस्था में आ जाते हैं तो ये रूपांतरण क्या कहलाएंगे? उत्क्रमणीय रूपांतरण कहलाते हैं। परंतु यदि परिपार्श्विक अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाते हैं तो ये रूपांतरण कैसे कहलाएंगे? अनुत्क्रमणीय रूपांतरण कहलाते हैं। अब उत्क्रमणीय रूपांतरण केवल तब ही पॉसिबल है जबकि प्रतिरोधी दाब का मान गैस के दाब की तुलना में या तो अनंत सूक्ष्म अधिक हो या फिर अनंत सूक्ष्म कम हो, अर्थात प्रतिरोधी दाब और गैस के दाब के मानों में केवल अनंत सूक्ष्म अंतर होगा, तब उत्क्रमणीय रूपांतरण संपन्न होते हैं। ठीक है, तो यदि प्रतिरोधी दाब का मान गैस के दाब की तुलना में अनंत सूक्ष्म रूप से कम हो तो क्या होगा? प्रसरण कार्य होगा। और यदि प्रतिरोधी दाब का मान गैस के दाब के मान से अनंत सूक्ष्म अधिक हो तो कैसा होगा? तो कंप्रेशन वर्क होगा, अर्थात संपीड़न कार्य होता है। और प्रसार और संपीड़न अर्थात उत्क्रमणीय प्रसार और उत्क्रमणीय संपीड़न दोनों में ही क्या होगा? तंत्र की अवस्था में जो परिवर्तन है यह भी अनंत सूक्ष्म होगा, और अवस्था में परिवर्तन अर्थात तंत्र के गुणों में भी अनंत सूक्ष्म परिवर्तन होगा। तो गुणों में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि तंत्र एवं परिपार्श्विक दोनों लगभग साम्यावस्था की स्थिति में रहते हैं, या फिर हम ये कह दें कि साम्य स्थापित होने में अर्थात तंत्र एवं परिपार्श्विक के मध्य साम्य स्थापित होने में अनंत सूक्ष्म समय लगता है। परंतु अनुत्क्रमणीय रूपांतरण में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अनुत्क्रमणीय रूपांतरण में गैस के दाब और विरोधी दाब के मध्य ज़्यादा अंतर होता है, अर्थात अनंत सूक्ष्म अंतर नहीं होता है। और अनंत सूक्ष्म अंतर नहीं होने के कारण तंत्र के गुण और परिपार्श्विक के गुण में जो परिवर्तन है वो उनमें भी परिवर्तन में जो अंतर है वो भी अधिक होगा, और गुणों में परिवर्तन अधिक होगा तो क्या होगा? इसका मतलब ये होगा तंत्र एवं परिपार्श्विक साम्यावस्था में नहीं रहेंगे, अथवा हम ये कह दें कि तंत्र एवं परिपार्श्विक को साम्यावस्था में लौटने के लिए एक निश्चित समय लगता है। अब हम कार्य की गणना करेंगे कि समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम में अथवा रूपांतरण में कार्य की गणना हम किस प्रकार करते हैं। हम ये मानते हैं कि माना प्रारंभ में तंत्र का जो दाब है, क्योंकि तंत्र का दाब या गैस का दाब कह दें, गैस के दाब एवं प्रतिरोधी दाब के मान में अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में अंतर है, अर्थात अनंत सूक्ष्म अंतर है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो अपोजिंग प्रेशर है पी अपोजिंग, उसका मान कितना है? पीए है ना, पीए है, और यह किसके बराबर है? गैस के प्रारंभिक दाब के बराबर है। पीए का मान गैस के प्रारंभिक दाब के बराबर है। ठीक है, और ये दोनों लगभग इक्वल हैं, क्योंकि फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर दोनों के मानों के मध्य बहुत अनंत सूक्ष्म अंतर है।
ठीक है, तो हम दाब को क्या लेंगे, अपोजिंग प्रेशर के रूप में लेंगे। अब स्थिर आयतन पर गैस का प्रसार करेंगे V1 आयतन से V2 आयतन के मध्य, अर्थात इन परिस्थितियों में गैस का प्रारंभिक आयतन था V1 और अंतिम आयतन प्रसारण के बाद अंतिम आयतन हो गया V2। ये तो हो गया प्रसारण। और प्रसारण के बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, गैस को फिर से संपीड़ित करते हैं। और संपीड़न के लिए प्रारंभिक आयतन कितना हो गया V2, क्योंकि V2 अवस्था में है अभी गैस का, अंतिम आयतन V2 था। अब V2 से हम वापस V1 तक हम गैस को संपीड़ित करते हैं। तो संपीड़न के लिए प्रारंभिक आयतन हो गया V2 और अंतिम आयतन हो गया V1। ठीक है, तो इस प्रकार से यह एक चक्र हो गया। इस चक्र में पहले हमने एक्सपांशन किया, प्रसारण किया और फिर उसके बाद में हमने कंप्रेशन किया अर्थात संपीड़न किया। ठीक है, तो इस चक्र में कुल कार्य की गणना किस प्रकार से करेंगे, कुल कार्य हो जाएगा W साइक्लिक इज इक्वल टू W एक्सपांशन प्लस W कंप्रेशन, अर्थात प्रसरण में किया गया कार्य प्लस संपीड़न में किया गया कार्य, और यह कार्य जो दोनों का योग होगा वो कुल कार्य के बराबर हो गया। ठीक है, तो W साइक्लिक संपूर्ण चक्र में होने वाला कार्य और W एक्सपांशन प्रसरण में होने वाला कार्य और W कंप्रेशन संपीड़न में होने वाला कार्य हो गया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि एक्सपांशन वर्क किसके बराबर होगा। एक्सपांशन वर्क क्या होगा, प्रारंभिक आयतन V1 से हमने गैस का प्रसार किया अंतिम आयतन V2 तक। ठीक है, तो हमने समाकलन किया V1 से V2 तक, V1 सीमाओं के मध्य अर्थात प्रारंभिक आयतन से अंतिम आयतन की सीमाओं के मध्य समाकलन किया किसका, PdV का। ठीक है, तो एक्सपांशन वर्क का मान आ गया इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स V1 टू V2 ऑफ PdV। और इसी तरह से कंप्रेशन वर्क का क्या मान आ गया, कंप्रेशन वर्क में हमने क्या किया, संपीड़न किया। संपीड़न कैसे किया कि गैस का संपीड़न के समय गैस का प्रारंभिक आयतन कितना था, V2 था, और V2 से संपीड़ित करके हमने कितना आयतन कर दिया गैस का वापस मूल अवस्था के लिए, V1 आयतन कर दिया। तो प्रारंभिक आयतन हो गया संपीड़न के लिए V2 और अंतिम आयतन हो गया V1। तो समाकलन V2 से V1 की सीमाओं के मध्य किसका, PdV का। तो यह कंप्रेशन वर्क ऑफ कंप्रेशन का मान है V1 से V2 इंटीग्रेशन V2 से V1 इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स, ठीक है, और PdV। तो कुल चक्रिक कार्य का मान कितना हो गया, इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स V1 से V2 ऑफ PdV प्लस इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स V2 टू V1 ऑफ PdV। और अब चूंकि हम क्या करते हैं, ये जो कंप्रेशन वर्क है V2 से V1 का सीमाओं के मध्य समाकलन है, इन सीमाओं को अगर हम चेंज कर दें अर्थात एक्सचेंज कर दें, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दें और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दें, अर्थात V1 से V2 कर दें, है ना, समाकलन V1 से V2 की मध्य कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ साइन में परिवर्तन हो जाएगा अर्थात चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा और चिन्ह प्लस की बजाय कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस की बजाय माइनस चिन्ह हो गया। तो अब देखिए जो संपीड़न कार्य और प्रसरण कार्य दोनों के मान बराबर हो गए, इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स V1 टू V2 PdV माइनस इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स V1 टू V2 PdV। और चूंकि दोनों समान हैं तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल चक्रीय कार्य, इस चक्रीय प्रक्रम में कुल कार्य जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये तो हो गया रिवर्सिबल वर्क, अतः रिवर्सिबल वर्क हमेशा 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार चक्रीय रूपांतरण में किया गया कुल कार्य जो होगा वो 0 होगा। और W साइक्लिक क्या है, इस चक्रीय प्रक्रम का कार्य है और W साइक्लिक क्या है, ये दोनों एक्सपांशन वर्क और कंप्रेशन वर्क का योग होता है। अतः चक्रीय समाकलन के रूप में भी हम इस जो dW है इसको हम व्यक्त कर सकते हैं कि dW का चक्रीय समाकलन या वर्क का चक्रीय समाकलन, कुल कार्य का चक्रीय वक्र का चक्रीय समाकलन जो है वो हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यानी साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dW इज इक्वल टू साइक्लिक वर्क इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अब हम अनुत्क्रमणीय रूपांतरण में कार्य की गणना करेंगे। अनुत्क्रमणीय रूपांतरण और समतापीय है अर्थात स्थिर ताप पर है। माना कि स्थिर ताप पर हम एक गैस को P1 V1
उसका दाब कितना है P1, आयतन है V1। P1 V1 अवस्था से P2 V2 अवस्था तक हमने गैस का क्या किया, प्रसार किया, है ना, V1 आयतन से V2 आयतन तक, और दाब P1 से P2 तक कर दिया। अर्थात प्रारंभ में दाब अधिक था और अंत में दाब कम था। ठीक है, तो अपोजिंग प्रेशर कितना हो गया, गैस की अंतिम अवस्था में आयतन तो हो गया V2 और दाब हो गया P2, है ना। तो अंतिम अवस्था का दाब हमेशा प्रतिरोधी दाब के बराबर होगा, अर्थात गैस कितना प्रसार करेगी, P2 दाब तक प्रसार करेगी। तो प्रतिरोधी दाब का मान P अपोजिंग का मान हो गया P2। अब गैस को हम मूल अवस्था तक वापस अब क्या करेंगे, संपीड़ित करेंगे। पहले हमने प्रसारित किया, अब हम संपीड़ित कर रहे हैं। और संपीड़न की कंडीशन में, संपीड़न की अवस्था में गैस का जो प्रारंभ गैस की अवस्था क्या होगी, P2 V2, और संपीड़न P2 V2 से अंतिम अवस्था P1 V1 तक कर रहे हैं। तो इस अवस्था में अपोजिंग प्रेशर कितना हो गया, P1, अर्थात कितने प्रेशर तक हमने संपीड़न किया, P1 प्रेशर तक। आयतन V2 से V1 हो गया और दाब P2 से P1 हो गया, तो अंतिम आयतन हो गया अंतिम दाब हो गया P1। ठीक है, तो इस प्रकार कार्य कितना हो जाएगा, कार्य हो जाएगा W एक्सपांशन, अर्थात प्रसार का कार्य तो हो गया इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स V1 to V2 इंटू P2 dV। P2 हो गया अंतिम दाब ही अपोजिंग प्रेशर होगा। और इस प्रकार से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी V2 माइनस V1, तो यह हो गया हमारी समीकरण P2 इंटू V2 माइनस V1। इसी तरह से कंप्रेशन वर्क कितना हो गया, कंप्रेशन वर्क हो गया V2 से V1, है ना, इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स V2 से V1 इंटू P1 dV। फाइनल प्रेशर कितना है, P1, यानी विरोधी दाब है P1, तो यह मान हो गया हमारे किसके बराबर, P1 इज इक्वल टू V1 माइनस V2, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कुल साइक्लिक कार्य इस पूरे चक्रीय प्रक्रम में कुल कार्य कितना हो गया, W एक्सपांशन प्लस W कंप्रेशन। W एक्सपांशन कितना है, P2 V2 माइनस V1, और W कंप्रेशन कितना है, P1 V1 माइनस V2। दोनों को हमने ऐड कर दिया, अब देखिए यहाँ V2 माइनस V1 है और यहाँ V1 माइनस V2 है। तो इस V1 माइनस V2 का यदि हम माइनस साइन को कॉमन निकाल लें, बाहर निकाल लें, तो माइनस साइन को बाहर निकाल लेंगे तो V2 तो हो जाएगा प्लस का और V1 हो जाएगा माइनस का, अर्थात V2 माइनस V1 बन गया। और दोनों तरफ चूंकि V2 माइनस V1 है तो इस V2 माइनस V1 को हमने कॉमन निकाल लिया और ये हो गया V2 माइनस V1 और बचा हुआ रह गया P2 माइनस P1। तो यह एक्सप्रेशन हमारा बन गया W साइक्लिक इज इक्वल टू P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1। चूँकि V2 ज़्यादा है हमेशा और V1 हमेशा कम है, V2 का मान ज़्यादा है, V2 इज ग्रेटर देन V1, तो हमेशा दिस वैल्यू V2 माइनस V1 विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। और चूँकि P1 का मान हमेशा P2 से ज़्यादा होगा, अतः P2 माइनस P1 की वैल्यू कितनी होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। तो यह डिफरेंस तो नेगेटिव हो गया और यह डिफरेंस पॉजिटिव हो गया, और प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू ऑलवेज माइनस, अर्थात हमेशा W साइक्लिक का मान हमेशा निगेटिव अर्थात ऋणात्मक रहेगा। और ऋणात्मक कार्य का मान क्या होगा, ऋणात्मक कार्य का मतलब क्या होगा, अर्थात परिपार्श्विक तंत्र पर कार्य करता है। कार्य का मान ऋणात्मक का मतलब ये होता है कि परिपार्श्विक हमेशा तंत्र पर कार्य करेगा। अतः चूंकि V2 इज ग्रेटर देन V1, अतः V2 माइनस V1 धनात्मक होगा, जबकि P1 इज ग्रेटर देन P2, अर्थात P2 माइनस P1 का मान ऋणात्मक होगा। और इस प्रकार W साइक्लिक का मान ऋणात्मक होगा। और इसका अर्थ ये हुआ कि संपूर्ण चक्र में परिपार्श्विक द्वारा तंत्र पर शुद्ध कार्य किया जाता है, और इस प्रकार तंत्र तो अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा परंतु परिपार्श्विक नहीं आ पाती है, इसलिए यह चक्रीय रूपांतरण अनुत्क्रमणीय रूपांतरण कहलाता है। ठीक है, तो हमारा आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।